सुना आपने? हेलो। और और मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? जो लोग भी आए हैं प्लीज़ चैट में बता दो अगर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है। जो भी आ रहे हैं वो चैट पे एक बार कंफर्म कर दिया अगर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो हम लोग 10 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एलएसएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था और आप लोगों ने फ्राइडे को टाइम मांगा था डब्ल्यूएसएम पढ़ने के लिए। मेरे ख्याल डब्ल्यूएसएम सबका हो गया है, असाइनमेंट भी लोग दे ही रहे हैं धीरे धीरे और शायद से सबके आंसर्स करेक्ट है असाइनमेंट में। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूएसएम का थ्योरी और डब्ल्यूएसएम के न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए हैं। उनको कोई डाउट होगा वो भी पूछ सकते हैं, पूछना मुझसे डाउट। ठीक है, बाकी हम लोग एलएसएम से कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पीपीटी दिख रहा है सबको। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन टू एलएसएम पढ़ा था। लिमिट स्टेट कॉन्सेप्ट क्या है, डब्ल्यूएसएम एलएसएम का कंपैरिजन, कैरेक्टरिस्टिक लोड, डिजाइन वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस जिसमें हम मटेरियल पे एफओएस लगाते हैं, कौन सा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और डिजाइन वैल्यूज ऑफ लोड कौन सा पार्शियल एफओएस है ना। दोनों को पार्शियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों स्टेप वाइज है, पहले हम स्ट्रेस में एफओएस लगाते हैं और फिर हम लोड में एफओएस लगाते हैं, इसलिए पार्ट्स में लगा रहे हैं हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे डब्ल्यूएसएम में हमने सिर्फ स्ट्रेसेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था, तो इसलिए उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते थे, पार्शियल नहीं बोलते थे। एलएसएम में हम इसको पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेस पे हम लगा रहे हैं और लोड पे भी लगा रहे हैं, तो दोनों वो स्ट्रक्चर को सेफ बनाने के लिए अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, इसलिए उनको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर लिमिट स्टेट कॉन्सेप्ट में दो लिमिट स्टेट होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आपका सेफ्टी देखते हैं हम, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम सेफ्टी देखते हैं स्ट्रक्चर का, और उसमें फिर उसके भी सब लिमिट्स हैं, फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग, कंप्रेशन मतलब कॉलम में यूज होता है, शेयर आपका बीम में यूज होता है, टॉर्जन आपका स्लैब में यूज होता है। तो ये सब लिमिट स्टेट्स हैं कोलैप्स के। और लिमिटेड सर्विसिबिलिटी में आपको डिफ्लेक्शन होता है, क्रैकिंग होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, हम इसको वर्किंग लोड में यूज करते हैं, वर्किंग लोड में सर्विसिबिलिटी चेक करते हैं, और इसको हम फैक्टर्ड लोड्स पे यूज करते हैं। ठीक है, फिर डब्ल्यूएसएम एलएसएम में डिफरेंस में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक लोड पढ़ा था, जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस होता है ऐसे ही उसका उल्टा होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है जिसके एक्सीड होने के चांसेस 5% या उससे कम है। ठीक है ना, इस कैरेक्टरिस्टिक लोड पे ही हम फिर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं लोड का। ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक लोड है वो आपके इस आईएस कोड में गिवन है। ठीक है, इस आईएस कोड में जो लोड गिवन है वो कैरेक्टरिस्टिक लोड ही गिवन है, उसी को हम फैक्टर करके फिर डिजाइन में यूज करते हैं। ठीक है ना, फिर हमने डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस में मटेरियल एफओएस मतलब जो हम कंक्रीट पे और स्टील पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं उसके बारे में बात करी थी हमने। कंक्रीट पे हम 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं और स्टील में 1.15 का। कंक्रीट का क्यूब स्ट्रेंथ जो होता है वो एफ के होता है, स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं 0.67 एफ के, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा होता है क्यूब से, जितना बड़ा साइज होगा उसका क्वालिटी कंट्रोल उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम एफ की जगह 0.67 एफ लेते हैं स्ट्रक्चर में, और फिर उसमें 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लगाते हैं। ठीक है, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.25 का हुआ, बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि एफओएस कंक्रीट के लिए कितना यूज करते हैं लेसन में, तो आप 1.5 ही रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ लोगों के असाइनमेंट में 2.25 है, तो वो 2.25 का इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसा कुछ हो गया। ठीक है ना, और अगर सिर्फ एफओएस पूछ रहा है आपके एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप सिर्फ 1.5 लिखेंगे। ठीक है ना,
एक मिनट। कुछ कुछ लोग यार वीडियोज ऑन है तो अपना वीडियो ऑफ कर देना है, ठीक है ना, और डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए। तो डिजाइन वैल्यू और स्ट्रेस पे बात करी थी हमने, और फिर हमने ये भी बात करा था कि स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है, कंक्रीट में ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फिर डिजाइन वैल्यू ऑफ लोड की बात करी थी, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक लोड पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। ठीक है ना, और वो कितना होता है वो डिपेंड करता है, जनरली 1.5 होता है। वो डिपेंड करेगा कौन सा कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोड कॉम्बिनेशन की हमने बात की थी। अगर हम सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड यूज़ करेंगे, अगर सिर्फ डेड लोड एंड लाइव लोड यूज करेंगे तो हम 1.5 और 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे दोनों के लिए। ठीक है, अगर डेड लोड और विंड लोड होगा तब भी 1.5 1.5 होगा। 0.9 मैंने बताया था अगर डेड लोड का जो एक्शन है वो विंड लोड के अगेंस्ट है। अगर विंड लोड डिस्टेबलाइज कर रहा है स्ट्रक्चर को और डेड लोड स्टेबलाइज कर रहा है तो हम 0.9 का यूज करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो इतना चिंता करने की बात नहीं है। 0.9 वाला जो फैक्टर है वो बहुत कम क्वेश्चन में होता है। 95% क्वेश्चन में अगर डेड लोड और विंड लोड होगा तो आपका 1.5 का हेटेरोसिटी यूज होगा। ठीक है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अगर इन तीनों को यूज करेंगे एक साथ तो सबके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 का है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड इन तीनों का एक साथ बिल्डिंग पे काम करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वाइल कंसिडरिंग अर्थक्वेक इफेक्ट सब्स्टिट्यूट ईएल फॉर डब्ल्यूएल। ठीक है, देखो या तो हम विंड लोड को लेते हैं डिजाइन में या फिर अर्थक्वेक लोड लेते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक और विंड का एक साथ बिल्डिंग के ऊपर आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो हम ओवर डिजाइन ना कर दे स्ट्रक्चर को, इसलिए हम या तो विंड लोड लेते हैं या तो अर्थक्वेक लोड लेते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे विंड लोड का जो वैल्यू है वो ज्यादा है अर्थक्वेक लोड से, तो हम विंड लोड को लेंगे अपने डिजाइन में। ठीक है, और जैसे दिल्ली है, दिल्ली में विंड लोड से ज्यादा अर्थक्वेक लोड की वैल्यू है, तो दिल्ली में हम डिजाइनिंग में अर्थक्वेक लोड को लेंगे, विंड लोड को इग्नोर करेंगे। ठीक है ना, जहाँ भी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों के लेने के चांसेस हैं, तो जिसका ज्यादा वैल्यू होता है उसको हम डिजाइनिंग पे लेते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो एलएसएम का जो भी रिविजन करना था पिछले क्लास का इंट्रोडक्शन का वो हमने कर लिया। ठीक है, चलिए अब क्लास 7 शुरू करते हैं। मैं स्लाइड से शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं 49, तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करेंगे, फ्लेक्सचर की बात करेंगे और शियर की बात करेंगे। ठीक है, तो फ्लेक्सचर मतलब बेंडिंग, शियर मतलब आपका जो शियर फोर्स होता है उसके लिए डिजाइन। उसके लिए हम सिर्फ डिजाइन करते हैं, कैसे करते हैं आगे पता करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने डब्ल्यूएसएम में एजम्पशंस पढ़ी थी उसकी, वैसे यहाँ पे एजम्पशंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पर कंक्रीट पढ़ेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या ग्राफ होता है यहाँ पे, है ना। डब्ल्यूएसएम में तो लीनियर था बट यहाँ पर लीनियर नहीं है। ठीक है ना, स्ट्रेट रहता है वो बट किसी एक स्पेसिफाइड स्ट्रेन के वैल्यू तक। ठीक है, वो कौन से स्ट्रेन के वैल्यू तक रहता है वो सब देखेंगे हम आगे। ठीक है, फिर स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप देखेंगे। उसके बाद सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस, उसके स्ट्रेस डायग्राम का एरिया, फिर स्ट्रेस डायग्राम का मोमेंट, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, फिर न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कैसे पता लगाएंगे, वो सब पता लगेगा। फिर बैलेंस, अंडर इनफोर्स, ओवर इनफोर्स, थ्योरेटिकल सबको पता ही है क्या होता है, ये डब्ल्यूएसएम में पढ़ा था हमने। वही सेम थ्योरी यहाँ रिपीट होगी। ठीक है ना, सेम टू सेम थ्योरी है। ठीक है इसकी। फिर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस रीइंफोर्स्ड बीम फाइंड करेंगे हम। ठीक है, चलिए एजम्पशंस पढ़ते हैं पहले। प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या है कि देखिए जैसे आपका ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, अगर ये बेंड हुआ, मानिए ऐसे बेंड हो गया, ठीक है, ऐसे बेंड हो गया। ठीक है, तो आपका जो ये देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये तो बिल्कुल एक्सटेंड नहीं हुआ, ये वाला हो गया कंप्रेस और ये वाला हो गया इलोंगेट। ठीक है ना, तो आपका जो स्ट्रेन है, मतलब जो बी, जैसे ये अगर बढ़ेगा तो सिर्फ ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक है ना, सिर्फ इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, और ये अगर घटेगा तो सिर्फ इस डायरेक्शन में घटेगा। ठीक है, आंचल ध्यानी बोल रही है कि वीडियो लैग हो रहा है, किसी और के लिए भी हो रहा है क्या? प्लीज चैट पे बताओ यार अगर वीडियो लैग हो रहा है तो। वीडियो लैग हो रहा है तो देखिए कुछ लोगों का वीडियो लैग हो रहा है, कुछ कुछ लोगों का वीडियो लैग नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो क्या मैं नया सेशन बनाऊं कि इसको कंटिन्यू करें, बताओ। साउंड पहले आ रही है, वीडियो बाद में, कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करते हैं यार, देखते हैं अगर ठीक हो जाए ठीक है, वरना सेशन तो दो होंगे ना आज। जब सेकेंड सेशन में हम बात करेंगे ना उसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें देखो जो आपका ये है,
आपका जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे टेंशन है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो फाइबर है वो लंबा हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। और जो नीचे वाला फाइबर है, ऊपर वाला फाइबर है, वो शॉर्टन हो जाएगा कंप्रेशन से, ठीक है। तो जो जो स्ट्रेन है इनका, जो स्ट्रेन है यहाँ पर, जितना स्ट्रेन है, जैसे समझ लो यहाँ पे 0.0035 स्ट्रेन है, ठीक है। तो जितना वो न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाएगा, जितना फाइबर न्यूट्रल एक्सिस से दूर होगा, उतना ही उसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है ना। ये है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसमें इट मीन्स दैट स्ट्रेन एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना वो दूर होगा उतना ही उसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई कर्व नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है ना, स्ट्रेट टू स्ट्रेट स्ट्रेन जा रही है, ठीक है। कोई ऐसा लंबा नहीं हो रहा है, अगर अगर ऐसा है तो ऐसा लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। इसमें कोई कर्व नहीं आ रहा है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रही, डिफॉर्म नहीं कर रहा आपका बीम, ठीक है ना। तो ये हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। अगर डिफॉर्म हो जाएगा तो फिर स्ट्रेन की वैल्यू हमें अलग से निकालनी पड़ेगी ना। तो इसलिए स्ट्रेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। जितना वो न्यूट्रल एक्सिस से दूर होगा, स्ट्रेन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। डब्ल्यूएसएम में पढ़ा था हमने एजम्पशन, ठीक है। चलिए, द मैक्सिमम स्ट्रेन और अल्टीमेट स्ट्रेन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब कंक्रीट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे अल्टीमेट स्ट्रेन की, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेन मतलब इसके बाद हम मानते हैं कि कंक्रीट हो गया आपका फेल, या फिर उसमें आ गए क्रैक, ठीक है, उसमें आने लग जाएंगे क्रैक, ठीक है। कंक्रीट यील्ड तो करेगा नहीं, कंक्रीट सीधा फटाफट फेल कर जाएगा, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेन और अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, है ना। तब देखो, जितना फाइबर दूर होगा न्यूट्रल एक्सिस से उतना ही उसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो हम अगर फेलियर स्ट्रेन की या फिर अल्टीमेट स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हमेशा आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर की बात करेंगे। इस टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग, ठीक है। और कंप्रेशन फाइबर की बात करें, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो है, हम सिर्फ और सिर्फ स्टील की बात करेंगे, ठीक है। एलएसएम में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे नीचे सिर्फ और सिर्फ स्टील यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो का कोई रोल नहीं है, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम होता है वो हम स्टील का ड्रॉ करेंगे, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम कंक्रीट का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डब्ल्यूएसएम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों में कंक्रीट ही बना रहे थे हम, ठीक है। कंक्रीट का ही स्ट्रेस डायग्राम, कंक्रीट का ही स्ट्रेन डायग्राम बना रहे थे, इसलिए हम लोग वहाँ मॉड्यूलर रेशियो का यूज किए थे, ठीक है। यहाँ पर कोई मॉड्यूलर रेशियो का यूज नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो अल्टीमेट स्ट्रेन कंक्रीट पे कितना है? 0.0035, ठीक है ना। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट अज्यूम टू बी पैराबोलिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्यूम टू बी पैराबोलिक। ये जो था ये स्ट्रेट था डब्ल्यूएसएम में। डब्ल्यूएसएम में अगर आपको याद है, ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम था, और ऐसा ही हमारा स्ट्रेस डायग्राम था। स्ट्रेस डायग्राम भी ऐसा ही था हमारा, कितना था ये? 0.3 FCK था यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0.3 FCK क्या था हमारा? सिग्मा सीबीसी, ठीक है। तो ये डब्ल्यूएसएम में था, डब्ल्यूएसएम में हमारा क्या था? लीनियर था, लीनियर या स्ट्रेट, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो लीनियर नहीं है, ठीक है, वो हमारा पैराबोलिक है, ठीक है। पैराबोलिक ऐसा है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो ये देखिए, ये FCK जो है ये हमारा क्यूब से आया है, ठीक है। क्यूब का जो हमने कंप्रेशन टेस्ट किया है उससे आया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, ठीक है। और ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर का साइज जो होता है वो क्यूब से बड़ा होता है, और अगर जितना साइज बड़ा होगा उतना ही उसमें क्वालिटी कंट्रोल के चांसेस कम होंगे, ठीक है। इसलिए हम स्ट्रक्चर के लिए 0.67 FCK यूज करते हैं, ठीक है। तो एक और 1.5 का फैक्टर लगा दिया हमने, किस लिए? डिजाइन के लिए, ठीक है। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिजाइन के लिए है, ठीक है। तो कितना पहुंच गया हमारा? 0.45 FCK, ठीक है। 0.45 FCK, ये हमारा डिजाइन स्ट्रेस है कंक्रीट के लिए एलएसएम में, ठीक है ना। डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट इन डब्ल्यूएसएम क्या था? 0.3 FCK, 0.3 FCK है, फिर 0.33 FCK है, फिर FCK/3 मान लो, ठीक है। तो देखो उससे ज्यादा है ना, ये उससे ज्यादा है, तो एलएसएम में डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट ज्यादा है, कंक्रीट को हम ज्यादा स्ट्रेस तक ले जाते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, 0.002 तक पैराबोलिक, देन स्ट्रेट हो जाता है, रेक्टेंगुलर, हाँ रेक्टेंगुलर मान लो, स्ट्रेट मान लो, ठीक है। तो कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या हुआ? 64 बच्चे ही हैं,
ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? चलो सेशन 2 में ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि 64 बच्चे हो गए ना अभी, तो अभी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद सेशन 2 में फिर से जब लिंक शेयर करूंगा देखते हैं वो ज्वाइन कर लेंगे फिर, ठीक है? वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, ठीक है ना? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये तीनों एजम्पशन हम समझ चुके हैं, ठीक है? ये तीनों एजम्पशन हम समझ चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, नेक्स्ट सेशन नहीं सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? चलिए अब देखते हैं। फॉर डिजाइन पर्पस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अज्यूम टू बी 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ कंक्रीट क्यूब साइज। सिंस साइज इंक्रीजेस क्वालिटी कंट्रोल विच अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है? जितना आपके पास देखिए क्यूब जो छोटा सा होता है 150 mm का, ठीक है, 150 mm साइज का क्यूब होता है, ठीक है, पर बीम या फिर जो आपके स्लैब होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, इनका साइज बड़ा होता है। तो अगर साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी कंट्रोल भी इसका मुश्किल होगा, क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हम 0.67 एफ के लेते हैं, ठीक है ना? 0.67 एफ के इसका स्ट्रेंथ लेते हैं और फिर इस पे ही हम 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, तो कितना बन जाता है हमारा डिजाइन स्ट्रेस? 0.45 एफ के, ठीक है? यही गिवन है इस वाले एजम्पशन में, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट एजम्पशन देखते हैं, ठीक है? देयरफॉर द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर डिजाइन स्ट्रेस कंक्रीट का 0.45 एफसीके हो गया, ठीक है? द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, ठीक है? टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने इग्नोर किया हुआ है, इसलिए तो हेयर ओनली स्टील स्ट्रेस डायग्राम इज ड्रॉन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इन स्ट्रेस डायग्राम ऑफ कंक्रीट, ठीक है? ये कैसे होता है आप देखेंगे आगे जाके। ओके, एक एक मिनट, हाँ। एक मिनट, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम है उनको, ठीक है? तब तक आप देखिए, जो यहाँ पे स्क्रीन पे है उसको देखिए क्या क्या लिखा है मैंने। तो ठीक है, हम एक नया सेशन बना रहे हैं अभी, ठीक है? इस वीडियो को हम यहाँ पे पॉज करते हैं, इसी सेशन से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? नया नया सेशन बनाते हैं, अभी मैं शेयर करूँगा, ठीक है? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है? चलिए मैं इसको अभी एंड करता हूँ, फिर एक नया सेशन का लिंक डालता हूँ, ठीक है? चलिए, ठीक है, चलिए फिर हमारा सेशन 2 या सेशन 1 का सेकेंड पार्ट मान लो वो स्टार्ट होता है, ठीक है? कर रहा हूँ मैं शेयर स्क्रीन, ये लगा दिया मैंने पीपीटी, ठीक है? चलिए, तो हमने ये प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है, प्लेन ही रहता है वो, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आती है, तो इसलिए स्ट्रेन जो है आपका न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर है वो फाइबर, उतना ही इसमें स्ट्रेन आपका ज़्यादा होता है, ठीक है ना? चलिए, हमने ये बात की थी, एक मिनट, हाँ। प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है, मतलब जितना जितना दूर है न्यूट्रल एक्सिस से उतना ही उसमें स्ट्रेन आपका ज़्यादा है। इसलिए फिर इसके बाद हमने क्या बात करी थी कि आपका जो सबसे आउटर मोस्ट फाइबर है कंप्रेशन का, उसमें कितना स्ट्रेन होता है आपका? 0.0035, ठीक है? वो कौन सा स्ट्रेन होता है? अल्टीमेट स्ट्रेन, ठीक है? अल्टीमेट क्यों? क्योंकि उसके बाद हम मानते हैं कि कॉन्क्रीट फेल हो चुका है, क्यों? क्योंकि कॉन्क्रीट में क्रैकिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना? स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्क्रीट एजेंट टू बी पैराबोलिक, हमारा स्ट्रेट या फिर लीनियर था डब्ल्यूएसएम पे, और इसमें हम पैराबोलिक मानते हैं, ठीक है ना? चलिए, ठीक है, तो डिजाइन पर्पज के लिए 0.67 टाइम्स एफ के हम स्ट्रक्चर पे मानते हैं, स्ट्रेस कंक्रीट पे आ रहा है, ठीक है? उस पे उसका भी हम 1.5 से डिवाइड करके 0.45 एफ के जो होता है, ये होता है हमारा डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट इन एलएसएम, और कंक्रीट इन एलएसएम, ठीक है? चलिए, ठीक है, उसके बाद एस टी के आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता था मैंने बताया था आपको, कैरेक्टरिस्टिक मतलब वही जो इसमें 5% से भी कम सैंपल फेल करे उस स्ट्रेस के नीचे, ठीक है?
द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस डायग्राम में और स्ट्रेन डायग्राम में न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो हम डायग्राम बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टील का बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलिए The stresses in the reinforcement are taken from the stress strain diagram for the type of steel used, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपके दो टाइप के होते हैं, एक माइल्ड स्टील के लिए हो गया और एक HYSD के लिए हो गया, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रक्चर पे जो हम स्ट्रेंथ मैक्सिमम 0.67 एफसीके का कंक्रीट दे सकता है ये हम मानते हैं, ठीक है। बट हम वहां तक स्ट्रेस को नहीं ले जाते हैं। हम 0.67 एफसीके को 1.5 से डिवाइड करके 0.446 या 0.45 एफसीके डिजाइन स्ट्रेंथ मानते हैं कंक्रीट, ठीक है। उससे कम मानते हैं, ठीक है, वहां तक नहीं ले जाते कंक्रीट, ठीक है। चलिए, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है आपका माइल्ड स्टील के लिए है, ठीक है। ये आपका माइल्ड स्टील के लिए है, क्योंकि आप देख रहे हो ना इसमें जो यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमें आराम से मिल जा रहा है, ये देखिए मिल गया ना। ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ है FY, ठीक है। बट हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं कितने का, 1.15 का। तो आपका ये जो है, ये वाला जो कर्व है ये आपका है डिजाइन कर्व, ठीक है। डिजाइन कर्व मतलब जो हम यूज करेंगे, जो हम डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे वो है, ठीक है, डिजाइन कर्व। तो इसलिए डिजाइन स्ट्रेस कितना हो गया स्टील के लिए, 0.87 FY, ठीक है। ये आपका स्टील का क्या है, डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेंथ जो भी आप मानो, ठीक है। स्ट्रेस से स्ट्रेंथ आएगा उसमें, ठीक है। तो कंक्रीट के लिए क्या हो गया, डिजाइन स्ट्रेस 0.45 FCK, ठीक है। और स्टील के लिए क्या हो गया, 0.87 FY, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है, इसी से हमारा स्ट्रेन आएगा आगे जाके, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। फॉर डिजाइन पर्पसेस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ 1.15, ठीक है। 1.15 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज करते हैं, ठीक है। 1.15 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम स्टील के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। उसी मतलब FY को जब 1.15 डिवाइड करोगे तब वो बन जाएगा 0.87 FY, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, एक मिनट। हाँ चलिए, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यील्ड स्ट्रेन की, क्यों, क्योंकि स्टील यील्ड हो सकता है ना। यील्ड स्ट्रेन की बात करते हैं, यील्ड स्ट्रेन कौन सा, यील्ड स्ट्रेन कौन से स्ट्रेस पे आ रहा है वो हम देखते हैं स्टील पे, ठीक है। कब कौन से स्ट्रेस पे जाके डील स्टील में जो डिफॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर वॉइस इज स्लो, यार मैं स्लोली ही बोल रहा हूँ इसलिए स्लो आ रही होगी शायद, अभी तो वॉइस ठीक आ रही होगी, ठीक है। स्लो है कि लो है, बताओ यार, वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, किस लोड की वजह से आया ये, एक्चुअल या फैक्टर लोड या FOS। सर ये डिजाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट किस लोड की वजह से आया, किस लोड की वजह से नहीं आया यार। ऐसे हम कंक्रीट पे जैसे समझ लो कि हमारा समझ लो कि यार हमारा M20 का क्यूब है, ठीक है। M20 का क्यूब है, तो हमने उस पर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे से कंप्रेशन लगाया हमने, ठीक है। जब उसमें क्रैक आना शुरू हुआ, इंक्लाइन क्रैक आता है, आपको याद होगा, जब क्रैक आना शुरू हुआ तो हमने वो वैल्यू देख ली, समझ लो वो वैल्यू कितनी होगी M20 की, समझ लो कि वो वैल्यू आपकी 20 न्यूटन पर MM² आ गई, ठीक है। ये आपकी FCK की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो जो FCK की वैल्यू आ गई ये तो क्यूब के लिए आई, तो स्ट्रक्चर के लिए कितना लेंगे हम, 0.67 FCK, क्योंकि स्ट्रक्चर का साइज जो होता है वो क्यूब से बड़ा होता है, ठीक है। 0.67 FCK वो स्ट्रक्चर, पर हम 0.67 तक लेकर नहीं जाएंगे, हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाएंगे उस पर, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट को बिल्कुल फेल नहीं कर सकते हम। तो उसके बाद हमारा 0.45 FCK डिजाइन स्ट्रेस आ गया, ठीक है। किस लोड की वजह से आया, कौन से लोड कॉम्बिनेशन में आया, इसका कुछ चिंता नहीं करनी है आपको, सिर्फ क्वेश्चंस में देखना है क्या लोड है, और 0.45 FCK से ज्यादा तो स्ट्रेस नहीं चला जा रहा है कंक्रीट पे, वो कब जाएगा ज्यादा 0.5 FCK से वो पता लगेगा, ठीक है। चलिए,
नहीं, शेयर प्लेन तो प्री डिफाइंड होगा ना कंक्रीट का जो आपका बिहेवियर है अगेंस्ट कंप्रेशन अगेंस्ट टेंशन, वो तो कंक्रीट का इनहेरेंट बिहेवियर है ना, वो ग्रेड पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, शेयर प्लेन तो प्री डिफाइंड ही होगा। ठीक है, अगर कंप्रेशन लग रहा है आपका तो शेयर प्लेन में वो खींचेगा, शेयर प्लेन में खींचेगा, टेंशन वहीं पे क्रिएट हुई। ठीक है, समझ लीजिए कि ऐसे क्रिएट होगा, इसमें जब कंप्रेशन होगा तो ऐसा आपका डायगोनल आइडियली आपके जो स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन है तो डायगोनली आपका टेंशन लगेगा तो यहाँ से क्रैक होना शुरू होगा। ठीक है ना। ठीक है, मैम ने एक्सप्लेन कर दिया राजीव, मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको। ठीक है, हाँ एफ से ही आया है, एफ जो 1.5 पे लगाया है हमने उसी से आया है। ठीक है, चलिए तो ये स्लाइड पढ़ा दूं, फिर डाउट्स हर स्लाइड के एंड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट। चलिए, तो ये आपका यील्ड स्ट्रेन है। ठीक है, जैसे हमने कंक्रीट के लिए क्या बात करी थी, 0.0035 आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे कंक्रीट में इतना स्ट्रेन होगा। वैसे ही आपका बीम का एंड हम स्टील को ही मानेंगे। स्टील के नीचे का कंक्रीट जो है वो हमारे लिए इतना यूजफुल तो है नहीं, वो सिर्फ कवर के लिए यूजफुल है। कवर के लिए स्टील में रस्टिंग ना हो जाए, पानी ना घुस जाए स्टील पे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वरना स्टील पे या आपको कंक्रीट अगर है, ठीक है, और यहाँ पे स्टील है, ठीक है, ठीक है, तो इस लोकेशन पे स्टील के लोकेशन पे जो स्ट्रेन है, मान लो सिग्मा स्ट्रेन स्टील, वो इतना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इतना स्ट्रेन जो होगा आपका स्टील के लोकेशन पे होगा, स्टील के लोकेशन पे। ठीक है, और स्टील में ही होगा, ये कंक्रीट में नहीं होगा, स्टील में ही होगा। ठीक है ना। वो तो आप स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी से मान सकते हो कि इतना स्ट्रेन कंक्रीट में भी होगा, बट यहाँ पर हम स्टील की बात कर रहे हैं। कंक्रीट में भी इतना ही स्ट्रेन होगा क्योंकि बॉन्डिंग होती है, हमने पढ़ा था कि स्टील और कंक्रीट में परफेक्ट बॉन्डिंग होती है, तो जितना स्टील में स्ट्रेन होगा उतना ही कंक्रीट में स्ट्रेन होगा। ठीक है, बट यहाँ पर हम जो स्टील की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एफ वाई अपॉन 1.15 ई एस। ठीक है, या फिर अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस। ई एस क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस बाई मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेन प्लस 0.002। ठीक है, आपको याद होगा 0.002 क्या था हमारा, ये हमारा प्रूफ स्ट्रेन था ना, प्रूफ स्ट्रेन। ठीक है ना, प्रूफ स्ट्रेन था। इसी से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है ना, हमारा कर्व हमारा कर्व ऐसा होता था। 0.002 से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, है ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती थी वो आती थी हमारी एफ वाई की। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा 0.002 स्ट्रेन था। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है, एक्स्ट्रा वैल्यू जो आ रही है इस वाले स्ट्रेन तक पहुंचने के लिए, वो है हमारी 0.87 एफ वाई बाई ई एस। ठीक है, ये कैसे आया बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले कर्व तक पहुंचते हैं, फिर स्ट्रेन कर्व तक पहुंचते हैं स्टील का, वो भी एच वाई एस टी का, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, एफ आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टील है, और ई एस हमारा मॉडुलस वेलोसिटी ऑफ स्टील है। ठीक है, अब स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट के बारे में बात करेंगे हम पहले। ठीक है, चलिए, किसी का डाउट था लास्ट सेशन में, मैं देख लेता हूँ क्या क्या डाउट है। ठीक है, बस प्लीज स्पीक लाउडली। अच्छा एक मिनट यार, लाउडली क्यों स्पीक करना पड़ रहा है मेरे को, एक मिनट रुको मेरा। अ, चलो ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, चलो मैं, ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बात करता हूँ। ठीक है, चलिए, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप और कंक्रीट की बात करेंगे, एक मिनट। हाँ, हाँ, चलिए, द एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ठीक है, इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज, देयरफॉर ये हमने आइडियलाइज किया है। ठीक है, ये नहीं है कि आप कभी कंक्रीट क्यूब को टेस्ट करेंगे किसी लैब में तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, जरूरी नहीं है ऐसा आएगा। ठीक है, ये हमने बस आइडियलाइज किया है कि ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा। ठीक है ना, इसी को हम डिजाइन पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एफ सी के क्या होता है, कंक्रीट क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मैंने बात करी थी। ठीक है, 1.5 से उसको डिक्रीज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का स्ट्रेस तक पहुंचने के लिए, और फिर 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं हम। और ठीक है, तो ये पहला है मान लो आपका साइज का फैक्टर। ठीक है, और ये दूसरा है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल। ठीक है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
ठीक है। तो ये हम पहुंच गए 0.446 FCK तक, ठीक है। तो ये हमारा डिजाइन स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब जब कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे, उसको डिजाइन करेंगे, तो आप 0.45 FCK ही यूज करेंगे हमेशा स्ट्रेस के लिए, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो पैराबोलिक है, ठीक है। फिर 0.002 स्ट्रेन के बाद ये हो गया स्ट्रेट, देख रहे हो, ये स्ट्रेट हो गया उसके बाद, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ तक हमारा क्या था, पैराबोलिक था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। फॉर डिजाइन पर्पसेस द कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर इज टेकन एज 0.67 टाइम्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। 0.67 फैक्टर इज इंट्रोड्यूस टू अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय क्यूब टेस्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यों होता है पता है ना हमें, कंक्रीट जैसे समझ लो एग्जांपल, कंक्रीट को क्योरिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम कंक्रीट क्यूब को कैसे कैसे क्योर करते हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े पानी की टंकियां होती हैं, उसमें हम कंक्रीट क्यूब को डुबा के रखते हैं फॉर 28 डेज, ठीक है। परफेक्ट क्योरिंग हो गई ना। पर स्ट्रक्चर तो आपको बाहर बना हुआ है ना, उसमें आप कितना भी पानी डालिए, धूप पड़ रही है उसमें, ठीक है ना। अगर धूप पड़ रही है तो वो सुखा देगा पानी को, क्योरिंग परफेक्ट टाइम तक होने नहीं देगा, ठीक है। इसलिए उसकी स्ट्रेंथ FCK तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो हम डिजाइन के लिए मानते हैं कि 0.67 टाइम FCK तक पहुंचेगा, और फिर उसको 1.5 से फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को मेरे ख्याल से हो गया है लोगों का क्लियर, ठीक है। अगर नहीं है तो आगे जाके फिर से हम करेंगे इसको, जब हम डिराइव करेंगे चीजें तो वो समझ में आ जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ 1.5 इज अप्लाइड इन एडिशन टू दिस 0.67 फैक्टर, ठीक है, समझ में आ गया ये तो, ठीक है। चलिए the initial portion of curve is parabolic. After a strain of 0.002, the stress becomes constant with increasing load until a strain of 0.0035 is reached, and here concrete is assumed to have failed. ठीक है, ऐसे आपका ये स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ कितना है आपका स्ट्रेन 0.0035, ठीक है। और यहाँ कितना स्ट्रेन है आपका 0.002, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। न्यूट्रलाइज के नीचे वाला नहीं बना रहा मैं, वो स्टील का होता है, वो आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस कॉन्क्रीट का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो पहले तो पैराबोलिक होगा, ठीक है। ये देखो पैराबोलिक बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाता है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, ठीक है। सीधा बना ही देता हूँ ना मैं, तो आपको पता जाएगा सीधा ही है, ठीक है, बिल्कुल सीधा हो जाता है फिर, ठीक है, ठीक है। और ये कितना होगा, ये स्ट्रेस कितना होगा बताओ, कितना होगा ये स्ट्रेस, अभी बात की थी ना हमने, कितना स्ट्रेस होगा ये 0.45 FC, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम हो गया, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तक का ही बात करते हैं हम, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपको सिर्फ स्टील की बात होती है, ठीक है। स्टील पे यहाँ पे स्टील है, ठीक है। स्टील को बस एक एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ठीक है। या फिर इसको अब ऐसे मान लो, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना होगा 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002, ठीक है। देखेंगे आगे जाके, मेरे बस कॉन्क्रीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, बहुत क्लियर नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। 0.002 तक देखो ये पैराबोलिक है, ठीक है। 0.002 तक पैराबोलिक है, P मतलब पैराबोलिक, ठीक है। 0.002 तक, ठीक है। उसके ऊपर 0.0035 आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है स्ट्रेट, एस मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। और आपका न्यूट्रलाइज नीचे देखो, सिर्फ और सिर्फ स्टील का स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, ये 0.87 FY इंटू AST लिखा हुआ है, ये आपका स्टील का एफ, AST मत देखिए अभी, ठीक है, सिर्फ FY है, ठीक है। इतना स्ट्रेन है कॉन्क्रीट पे स्टील पे, ठीक है। यहाँ पर इतना स्ट्रेन है स्टील पे, ठीक है। फैक्टोसिटी 1.15 को लगाया था हमने। और स्ट्रेन डायग्राम में देखो नीचे 0.87 FY अपॉन ES, श्रिंकेज स्ट्रेन नहीं है यार, श्रिंकेज स्ट्रेन अलग चीज होती है वो, और श्रिंकेज स्ट्रेन आपका, हम श्रिंकेज जो आपकी चीज है वो अलग चीज होती है, वो होती है कंक्रीट बनने के बाद वो कितना पानी लूज करने के बाद कितना स्ट्रेन करेगा, कितना स्ट्रेन आएगा, ठीक है। वो लोड की वजह से नहीं होता है, यहाँ पर हम सिर्फ लोड के अगेंस्ट डिजाइनिंग कर रहे हैं वो लेते हैं, ठीक है। ऑपोजिट है बुक में, ऑपोजिट, हाँ ऑपोजिट यहाँ भी है, देखो यहाँ पे कंप्रेशन बन रहा है और यहाँ पे टेंशन बन रहा है, ऐसे और ऐसे कपल बनाएंगे ये, क्या बन गया, कपल बन गया ना एक, ठीक है ना। ठीक है, चलो बुक का डायग्राम भी आएगा आगे जाके, मैं फिर समझ पाऊंगा क्या डाउट है आपका, ठीक है। चलिए
तो कंक्रीट का स्ट्रेन डायग्राम 0.002, फिर 0.0035 ऊपर, 0.002 तक आपको पैराबोलिक रहेगा स्ट्रेस डायग्राम, उसके बाद 0.002 से 0.0035 तक स्ट्रेट होगा, ठीक है ना। और कंक्रीट कहाँ तक जाएगा, 0.45 के तक जाएगा, ठीक है ना। चलिए कंक्रीट के स्ट्रेस डायग्राम के बारे में बात हो गई। अब स्टील का भी देख लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट, ठीक है। और स्टील, ठीक है, स्टील दो प्रकार के हैं, एक आपका HYSD है, ठीक है, हाई यील्ड स्टील, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ठीक है, Fe415, Fe500, और एक है माइल्ड स्टील जो आपका Fe250 होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप दोनों का डिफरेंस आपको पता ही है, हमने असाइनमेंट भी दिया था जिसमें हमने दोनों का पूछा था, ठीक है ना। चलिए तो पहले हम माइस्टील का देखते हैं। माइस्टील का दिखाया था मैंने आपको, माइस्टील आपका FY तक रीच करेगा। FY कितना होता है उसका, 250 होता है, ठीक है। ये FY कितना है, 250 है माइस्टील का, ठीक है। और हम FY नहीं लेते हैं, 0.87 FY लेते हैं पेट्रोल सिक्स लगाकर, ठीक है। तो माइस्टील का FY डायरेक्टली मिल जाता है हमें, ठीक है ना। वैसे क्या डायग्राम कैसा होता है इसका, डायग्राम तो कुछ ऐसा होता है ना, ऐसे जाता है, फिर किंक आता है, फिर यील्ड प्लेट्यू आता है, फिर ऐसे आता है, ठीक है। इसको बस आइडियलाइज किया है हमने ऐसा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आइडियलाइज किया है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद की जो वैल्यूज है ये हमारी यूज की नहीं है, ठीक है ना। होता ऐसा ही है, करेक्ट है ये, बट कोई यूज का नहीं है हमारा, ठीक है। डिजाइन के लिए हम सिर्फ FY तक ले जाते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बाद हमने सिर्फ यहाँ तक का डायग्राम, तो मतलब सिर्फ यहाँ तक का डायग्राम बना रखा है, ठीक है ना। तो थोड़ा आइडियलाइज कर्व है, ये किंक जो है यहाँ पर नहीं दिखा रखा है, ठीक है, बट ये होता है, किंक होता है, फिर किंक तो होता ही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल कर्व है, ये हमारा डिजाइन कर्व है, ठीक है ना, 0.87 FY, ठीक है। चलिए फिर हम HYSD का देखते हैं। सबको पता है HYSD में क्लियर किंक नहीं होता, FY क्लियरली नहीं मिलता, तो क्या करते हैं हम, 0.002 स्ट्रेन से, ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है, ये स्ट्रेट पार्ट है ना, स्ट्रेट पार्ट मतलब SP, स्ट्रेट पार्ट समझ लो, ठीक है। तो स्ट्रेट पार्ट के पैरेलल हम एक लाइन बनाते हैं, कहाँ से, 0.002 स्ट्रेन से। ये क्या है हमारा, प्रूफ स्ट्रेन या प्रूफ स्ट्रेस, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो इसके पैरेलल ये, और ये पैरेलल है, ठीक है। ये जहाँ पे कर्व कट करेगा वो वाला वैल्यू की करस्पॉन्डिंग जो हमारे वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी वो क्या होगी, FY की, ठीक है, FY की, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, 1.15 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो स्ट्रेन कितना बन गया, यहाँ पे कितना स्ट्रेन है, 0.002, ठीक है। और हमें बात करनी है इस स्ट्रेन की, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये ES है, ES है ना, ये ES है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेस कितना है, 0.87 FY है स्ट्रेस ना, स्ट्रेस तो 0.87 FY है ना, क्योंकि हमने फैक्टर सेफ्टी लगा दिया, ठीक है। और स्ट्रेस को किससे डिवाइड करेंगे हम, मॉडुलस इलास्टिसिटी से, तो क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट का जो स्ट्रेन है वो इतना है, और प्लस 0.002 था ही हमारे पास, ये प्रूफ स्ट्रेन था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा स्टील पे, स्टील जब यील्ड करेगा तो इतना स्ट्रेन होगा उसमें, ठीक है ना। ये स्टील का स्ट्रेन है, स्टील के लोकेशन पर जो स्ट्रेन होगा वो इतना होगा, ठीक है। चलिए ये वाला स्लाइड खत्म हुआ, कोई मुझसे डाउट पूछ रहा है। पैरेलल लाइन ड्रॉ जहां पर इंटरसेक्ट कर गया वो ऑपोजिट, हाँ मेरे ख्याल से मैम ने एक्सप्लेन कर दिया ऑपोजिट वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मनदीप सिंह, हाँ वो FY होगा हमारा, ठीक है। पैरेलल लाइन जहाँ कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा FY होगा, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन मेरे ख्याल से ये यील्ड स्ट्रेन है, अल्टीमेट स्ट्रेन है यील्ड स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है। चलिए हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो मैम ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। 0.87 FY वाला पार्ट जो है वो इलास्टिक स्ट्रेन देगा, 0.002 इज इनइलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। इनइलास्टिक स्ट्रेन मतलब जो लोड हटा देंगे वो वाला स्ट्रेन रिकवर नहीं होगा, ठीक है ना, वो स्ट्रेन रिकवर नहीं होगा, ठीक है। और 0.87 FY बाई E जो है वो इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट टाइम में चलते हैं। ठीक है, मैम जो बताई सबको सबको समझ में आ गया ना, मैम ने क्या बताया, तो यू आर यूजिंग नॉन इलास्टिक पार्ट ऑफ कर्व ऑल्सो, ठीक है ना। मतलब हमने WSM में क्या था, स्टील एंड कंक्रीट दोनों को इलास्टिक माना था हमने, बट यहाँ पर हम कंक्रीट और स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के इन इलास्टिक पार्ट इज ऑल्सो यूज फॉर डिजाइनिंग, ठीक है। तो इसलिए मोर इकोनॉमिकल, ठीक है। हम स्टील और कंक्रीट दोनों को ज्यादा स्ट्रेस तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रेस तक ले जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, उसके लोड सहने की क्षमता जो है वो हम ज्यादा मान रहे हैं,
ठीक है ना, तो उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए जो आपका LSM से जो सेक्शन डिज़ाइन होते हैं वो WSM से हल्के होते हैं और ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइम चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये 1.15 एक्चुअली यहाँ पे 1.78 था WSM। ठीक है ना, चलिए। For mild steel, the value of characteristic stress is taken as yield stress and the design curve is obtained after applying a factor of safety of 1.15 to yield stress। ठीक है, समझ गया ये तो मैंने समझा ही दिया कर्व से। ठीक है, बस वो इंग्लिश में लिखा हुआ है अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका डिजाइन स्ट्रेस हो गया स्टील के लिए। ठीक है, FY/1.13। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट क्या था 0.67 FCK अपॉन 1.5, कितना आया वो 0.45 FCK। ठीक है, और स्टील के लिए क्या हो गया FY/1.15 मतलब 0.87 FY। ठीक है, चलिए दैट इज 0.87 FY। ठीक है, द यील्ड फॉल इज नॉट डिस्टिंक्ट फॉर हाई स्ट्रेंथ बार्स। तो यील्ड स्ट्रेस कहाँ से लेते हैं हम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस से। ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस से जो हमारा FY आया है उस पर हम लगाते हैं। ठीक है, समझा दिया था मैंने कर्व से। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स आएंगे यहाँ पे कि कैसे हम डिजाइन स्ट्रेस तक पहुंचेंगे स्टील के। माई स्टील में FY क्या होता है 250, तो FD मतलब डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, कितना हुआ 0.87 इंटू 250। ठीक है, कितना आया 217.5, 217.5। अगर आपको याद है तो ये सेम वैल्यू हमारी 140 थी WSM में हमारी ये वैल्यू थी 140। ठीक है ना, WSM में हम कम स्ट्रेस के लिए डिजाइन किए हैं, बस की LSM में हम ज्यादा स्ट्रेस के लिए डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये स्टील का इनलास्टिक पार्ट भी यूज कर रहा है, वो वाला स्ट्रेन का पार्ट जो रिकवर नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए माई स्टील के लिए हो गया। HYSD के लिए कितना होता है, जैसे FE 415 है तो इसका डिजाइन स्ट्रेस मतलब FD कितना होगा 0.87 इंटू 415। ठीक है, 361 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ठीक है, ये सेम वैल्यू आपकी 230 थी WSM में। ठीक है ना, तो एजम्पशन जो मैंने पढ़ाया था ना तो वो आपके कोड में भी है, वो आपको कोड आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, कहाँ पर है। ठीक है ना, चलिए, तो IS कोड सबको दिख रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन लिमिट स्टेट मेथड पेज नंबर 69 नहीं है। ठीक है, पेज 67, सॉरी 67। ठीक है, तो इसमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात की है। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या आता है आपका, बेंडिंग आता है, फ्लेक्चर आता है, शियर आता है, कंप्रेशन आता है। ठीक है, और सर्विसिबिलिटी में क्या आता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आता है, क्रैकिंग आता है। ठीक है, तो ये सब आपका सर्विसिबिलिटी में आता है। ठीक है, और फिर सर्विसिबिलिटी में कितना क्रैक परमिसिबल है, मतलब कंक्रीट में कितना क्रैक हम अलाउ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि एक्सपोजर कैसा है। ठीक है, पॉइंट कभी 0.3 mm होता है, कभी 0.2 mm होता है। ठीक है, और अगर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन है मतलब बहुत बारिश होती है या केमिकली एक्सपोज होता है वो, तो जितना एक्सपोजर आपका सीवियर होगा, जितना एक्सपोजर आपका ज़्यादा होगा उतना ही हम उसमें क्रैक के बिट्स को कम परमिसिबल करेंगे। ठीक है, अगर बिल्कुल ही माइल्ड एटमॉस्फेयर मतलब दिल्ली का एटमॉस्फेयर यहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती है तो हम 0.3 mm का क्रैक हम परमिसिबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मॉडरेट होगा, ठीक है, एक्सपोज टू मॉइस्चर और इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल और ग्राउंड वाटर, ठीक है, सिर्फ पानी से एक्सपोजर है, कोई केमिकल वेमिकल से नहीं है, तो 0.2 mm का होगा। ठीक है, और पर्टिकुलरली एग्रेसिव एनवायरमेंट मतलब सीवियर कैटेगरी मतलब वो क्या बोलते हैं आपके केमिकल के साथ कांटेक्ट में आ रहा है तो 0.1 mm का स्टील होगा। ठीक है, पेज नंबर क्या है इस बुक का, ये पेज नंबर 67 है। ठीक है ना, बुक का अच्छा बुक का पूछ रहे हो आप, एक मिनट। हाँ, बुक का आप देखिए मेरे ख्याल से अराउंड पेज नंबर 65 के अराउंड होगा ये आपका, ये है। ठीक है, आपका पेज नंबर ये है आपका पेज नंबर 60। ठीक है, बुक में पेज नंबर 60 है। ठीक है ना, पेज नंबर 60 में आपके ये सब गिवन है जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 60 है वो। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स की बात की थी मैंने। ठीक है, पेज नंबर 67 में ही है सब। ठीक है ना, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, है ना,
तो कैरेक्टरिस्टिक लोड्स की बात की थी, मींस दैट वैल्यू ऑफ लोड व्हिच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड, ठीक है, नॉट बीइंग एक्सीडेड, ठीक है। कौन से कोड में मिलता है हमें कैरेक्टरिस्टिक लोड? IS 875 मिलता है इम्पोज लोड्स के लिए, इम्पोज मतलब लाइव लोड के लिए, IS 875 विंड लोड्स के लिए, ठीक है। तो ये से यहाँ पे गिवन है, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर डिजाइन वैल्यू में मटेरियल्स के लिए मटेरियल का एफओएस, ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल, ठीक है। फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, ठीक है ना, इसकी बात की थी हमने। फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, फिर उसमें कौन से आपके लोड कॉम्बिनेशन इसकी बात की थी। आईएल लिखा है, आईएल मतलब इम्पोज लोड, ठीक है, इम्पोज लोड लाइव लोड सेम ही बात है, ठीक है ना। तो ये सेम सेम टू सेम टेबल हमारे पीपीटी में थी, ठीक है ना। ठीक है, तो 1.5 कंक्रीट के लिए, 1.15 स्टील के लिए फैक्टर सेफ्टी यूज करते हैं, ठीक है, ये भी डिस्कस किया था स्टील के लिए क्यों कम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने ये सब बात की थी, ठीक है। फिर हमने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर की बात की थी, उसमें हमने किसकी बात की थी? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, है ना। एफसी क्या आपका कंक्रीट क्यूब के लिए होता है, ये आपका स्ट्रक्चर के लिए होता है। फिर 1.5 और करते हैं तो हमारा डिजाइन स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है ना। और ये आ गए assumptions, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट इज 0.0035, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट में भी एज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइड और पैराबोला या कोई भी शेप, ठीक है। ये जो हम शेप मानते हैं ना, यहाँ पे हमने शेप मानी थी ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, कि पहले वो पैराबोलिक होगा फिर वो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा हमें ऐसा ही कर्व मिलता है इसके आसपास का, ठीक है। पर आपका अगर आप कोई कभी भी लैब टेस्ट करते हो तो उसमें अगर कोई और शेप आता है आपका, ट्रायंगुलर या ट्रेपेजॉइडल, कैसा भी शेप आता है उसको भी आप मान सकते हैं, बट उसकी बात करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका सिर्फ रिसर्च लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा वो हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये मेंशन नहीं होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा लेना है, और हमें लेना यही होता है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें हमेशा यही लेना होता है, ठीक है। और इसका एरिया भी कुछ होता है 0.36 FCK इंटू XU, ठीक है। जैसे आता है आप इस पैराबोलिक का अलग एरिया निकालना, रेक्टेंगल का अलग एरिया निकालना, ये A2 होगा ये A1 होगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये सिंपली एक एरिया है, ये जो शेप है इसका एरिया है ये, ठीक है। 0.36 FCK इंटू XU, ठीक है। डिजाइन में कैसे यूज करेंगे पता लगेगा अभी, ठीक है। चलिए फिर हम वापस जाते हैं पीपीटी में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक पहुँच गए थे हम, ठीक है। डिजाइन एफओएस यूज करने के बाद कैसे डिजाइन स्ट्रेस आता है डिफरेंट डिफरेंट स्टील के ग्रेड्स के लिए, हमने बात करी थी, ठीक है ना। चलिए, तो अगर एटी 500 है, डिजाइन स्ट्रेस कितना होगा? 0.87 इंटू 500, ठीक है ना। कितना हो गया? 435 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेसेस एट स्पेसिफाइड स्ट्रेन, या कुछ नहीं, आपका मतलब आपके कंक्रीट पर अगर इतना स्ट्रेन है तो उसमें स्ट्रेस कितना हो सकता है वो हमने लैब में ऑलरेडी, आईएस कोड ने जो आईएस कोड ने बनाया है उन्होंने ऑलरेडी लैब में टेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने एक थंब रूल दे रखा है कि अगर इतना स्ट्रेन होगा कंक्रीट में तो इसका मतलब है इतना स्ट्रेस उसमें जनरेट हुआ है। मैंने क्लास 1 में बताया था, पहले स्ट्रेन आता है फिर स्ट्रेस आता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक नॉर्मल टेबल है, ये आपका मेनली डबली रीइंफोर्स्ड बीम में यूज होता है। जब डबली रीइंफोर्स्ड बीम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अगर पॉइंट आपका 0.0074 स्ट्रेन है तो उसमें इतना स्ट्रेस होगा, ठीक है। ये आपका स्टील की स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टील में इतना स्ट्रेस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्टील की बात हो रही है, तो अगर स्टील में इतना स्ट्रेन है, स्टील के लोकेशन में, कंक्रीट में इतना स्ट्रेन है, तो ऑब्वियसली स्टील में भी इतना स्ट्रेन होगा, तो स्टील के अंदर कितना स्ट्रेस होगा उस वक्त वो यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है ना। चलिए, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये टेबल, ठीक है। स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग स्टील में कितना स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है ना। मैंने शुरुआत में कंक्रीट बोल दिया था गलती से, ठीक है, यहाँ पे स्टील की बात हो रही है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, मैंने शुरुआत में गलती से कंक्रीट बोल दिया था, बट ये स्टील की बात होगी, ठीक है। डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम में जब हम यूज करते हैं तो हम एक, जैसे हमें ये तो पता है कि नीचे वाले कंक्रीट में 0.87 FY है स्ट्रेस, ठीक है। पर डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम में हमारा ऊपर भी कंक्रीट स्टील होता है, ठीक है। क्यों होता है वो बाद में पता लगेगा। तो इसके लोकेशन में कितना स्ट्रेन होता है पहले हम वो पता लगाते हैं, उस स्ट्रेन के हिसाब से इसमें कितना स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, FSC, वो हमें इस वाले टेबल से पता लगता है, ठीक है ना। कौन सा यूज करना है वो स्टील के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, ठीक है।
अब हमारा मेन काम शुरू हो गया, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हाँ यार कोड से लिए हुए हैं ना टेबल्स को। एक मिनट, आप इस टेबल की बात कर रहे हैं ना, डिजाइन स्पेसिस स्पेसिफाइड फ्रेम्स की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, एक मिनट, पेज मेरे को देखना पड़ेगा, एक मिनट को। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी स्टॉप हुई है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि जो राजीव ने पूछा है वो फ्रेम्स की वैल्यू हमारी कहाँ पर है। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब भी अगर डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हर स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेस होगा स्टील में वो गिवन रहता है। ठीक है ना। चलिए, पेज नंबर मेरे को इस वक्त मिल नहीं पा रहा है, मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा इनके आईएस कोड में हुआ तो, वरना आपके हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है ना, वो टेबल जो मैं दिखाई थी वो टेबल हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से एनेक्सर जी में होना चाहिए, इसमें मैं ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं, अगर मेरे को मिलता है बता दूंगा आपको। ठीक है, फिलहाल आप उस टेबल को देखिए, एक बार चेक करके बता दूंगा आपको। चलिए, तो अभी देखिए, देखिए मैम, मैम कुछ बोलेंगी अभी। ठीक है, तो आप मैम की बात सुनना अभी। पेज 77 हाँ, बुक में है। कैन यू हियर मी? आवाज यस आ रही मैम, है यस मैम, मेरी? यस मैम। हाँ, एक्चुअली में, हाँ, माई नेट इज नॉट वर्किंग, मैं क्लास तो नहीं ले पा रही हूँ। ये जो टेबल है ये SP16 में है, राइट? मैंने एक SP16 भी भेजा हुआ है तुम्हें क्लासरूम में, वहां पर है ये टेबल। जो आईएस कोड है उसमें जो ग्राफ बना हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसमें बहुत सारी डॉटेड लाइंस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस और स्ट्रेन है। तो IS 456 में ग्राफ है, मगर SP16 में ये टेबल अवेलेबल है, राइट? हाँ, यही वाला ग्राफ, इसी ग्राफ से वो टेबल बनाई हुई है, मगर टेबल 456 में नहीं है, राइट? तो हम इस ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जो आज इम्पोर्टेंट, सर ने आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास ली है, इसमें जो अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के, फ्लेक्सर के, तो ये सारे बच्चों ने बहुत ध्यान से समझने हैं। हम लास्ट चैप्टर तक सेम चीज को इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो भी डाउट है वो आप पहले ये क्लैरिफाई कर लो कि ये अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि सारे जो डिजाइन ऑफ बीम, स्लैब, फुटिंग, सब इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और किसी को भी रटने की जरूरत नहीं है, सबका सब कोड में दिया हुआ है, पेज नंबर 67, 68 एंड 69 आई थिंक। तो डिजाइन स्ट्रेस क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, ये सब डेफिनेशंस, अजम्पशंस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका, उसके पैरामीटर्स, ये सब कोड में गिवन है। अंडरस्टैंड देम वेरी केयरफुली। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है हर चीज, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो उसके आगे कुछ भी नहीं है खास इसमें। जैसे सर ने बताया है कि स्ट्रेस जो है स्टील में कितनी लेंगे, 0.87 लेंगे, 0.87 FY। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या था, 1.15 था। स्ट्रेन डायग्राम भी आप अच्छे से याद करिए। स्ट्रेन डायग्राम में क्या है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है 0.0035, अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट जो है। और वही कहते हैं कि फेलियर के टाइम पर कम से कम स्ट्रेन स्टील में कितना होना चाहिए, 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड है, यहाँ हम ये नहीं मानते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तक का ही कर्व यूज करना है। हमें हमें थोड़ा सा वो पार्ट ऑफ कर्व भी यूज करना है जहां पर इनइलास्टिक है स्ट्रेन। तभी जैसे सर ने बताया ये ज्यादा इकोनॉमिकल है, तो हमें थिनर सेक्शन देगा।
राइट. तो यू आर यूजिंग मोर ऑफ योर मटेरियल. मोर ऑफ योर मटेरियल मीन्स मोर ऑफ इकोनॉमी. कंक्रीट का कर्व भी सिर्फ हाइपोथेटिकल लीनियर नहीं इस्तेमाल कर रहे हम WSM की तरह से. हम क्या कह रहे हैं कि वो पैराबोलिक कर्व है और उसके बाद हम उसको लीनियर मान रहे हैं 0.002 के बाद. हाँ, तो ये बहुत अच्छे से बेटा समझना है. सर ने बहुत अच्छे से समझाया है. मगर अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आगे बढ़ने से पहले, वो डाउट पहले क्लियर कर लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी केयरफुली. ओके, ठीक है. थैंक यू तुषार. ओके मैम. चलिए यार, 1 ही मिनट बाकी है अभी इस सेशन में, ठीक है. तो नया सेशन का लिंक अभी शेयर शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम में, ठीक है. ये वाला क्लास अभी एंड करते हैं कि ये सेशन 1 एंड होता है क्लास 1 का. उसके बाद सेशन 2 का लिंक अभी भेजता हूँ मैं, ठीक है. चलिए. हाँ, ठीक है. चलिए, सेशन 2 स्टार्ट होता है क्लास 2 का, ठीक है. रिकॉर्डिंग के लिए फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना. सेशन 2 स्टार्ट होता है क्लास 7 का, ठीक है ना. तो ये हमने बात कर ली. 0.0035 स्ट्रेन आता है कंक्रीट में. ये 0.87 FI अपॉन ES प्लस 0.002 स्टील पे स्ट्रेन आता है, ठीक है ना. ये एजम्पशंस के अकॉर्डिंग आ गया. फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कंक्रीट के टॉप मोस्ट फाइबर पे 0.45 FC के स्ट्रेस आता है और स्टील में 0.87 FI स्ट्रेस आता है, ठीक है ना. तो ये हमारी बात हो गई एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ टेंशन साइड में हमारा स्टील है, ठीक है ना. तो इसका करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेन डायग्राम है, ये स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है. इसी के एरिया से, इसी के फोर्स के एरिया से हम न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे और फोर्स के एरिया से के मोमेंट से हम निकालेंगे मोमेंट और रेसिस्टेंस, ठीक है. कैसे निकालेंगे ये पता लगेगा, ठीक है. ठीक है ना. ये जो कंक्रीट का एरिया है, ये एरिया है कितना, 0.36 FC के इंटू XU, ठीक है. कोड में भी देखा था हमने, यही लिखा था. ये एरिया है कंक्रीट के कंप्रेसिव फोर्स का, ठीक है. और टेंशन फोर्स का कितना होगा, स्ट्रेस कितना है स्टील में, 0.87 FI, और एरिया कितना है स्टील का, AST. तो ये स्टील का जो फोर्स है वो हो गया, ठीक है. तो ये कौन सा फोर्स हो गया, टेंसाइल फोर्स हो गया. कौन सा फोर्स हो गया, टेंसाइल फोर्स स्टील की तरफ से. और ये कौन सा फोर्स हो गया, कंप्रेशन फोर्स हो गया, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है. XU क्या है हमारा, XU है हमारा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ, ठीक है. तो ये फोर्सेस सेम होने चाहिए ना. तो इन दोनों जब इक्वेट करोगे तो क्या निकल आएगा हमारा, XU, ठीक है. क्या निकल आएगा, XU. अगर आपको याद है WSM में हमने कंक्रीट के इक्विवेलेंट एरियाज को हमने इक्वेट किया था और उसके बाद हमारा XU आया था. पर इसमें हम फोर्सेस के एरिया को, स्ट्रेस डायग्राम के एरिया को या फिर फोर्सेस को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है ना. WSM और LSM के स्ट्रेस डायग्राम को डील करने का ये डिफरेंस है, ठीक है ना. WSM में हमने मोमेंट ऑफ कंक्रीट का इक्विवेलेंट सेक्शन, NA के ऊपर जो कंक्रीट का एरिया है, NA के नीचे जो कंक्रीट का एरिया है, उन दोनों का मोमेंट लेते हैं किसके अबाउट, NA न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट. तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ आता है किसमें, WSM में. पर यहाँ पर हम सिंपली स्ट्रेस डायग्राम का फोर्सेस निकालते हैं, उसको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना. चलिए. हाँ देखिए, मैम ने बोला ना कि यहाँ पे MU बोलते हैं हम, ठीक है. मोमेंट रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, MU, ठीक है. बिकॉज इट केम आफ्टर अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है. मैंने बताया WSM के बाद कौन सा मेथड आया था, अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है. वो 4-5 साल चला था, उसके बाद आपका LSM आ गया था, ठीक है ना. तो अल्टीमेट लोड मेथड का जो हमारा लोड फैक्टर है वो यूज करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है. तो इसलिए हम यहाँ पर मोमेंट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, MU से, ठीक है ना, LSM में, ठीक है. चलिए, मोटा मोटा मैंने बता दिया, यही चीज करने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना. ये मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, आपको लग रहा होगा एक्सप्लेन नहीं किया है, अगले साइड में एक्सप्लेन है सब कुछ, ठीक है ना. ये मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू बता दिया क्या करने वाले हैं हम इस सेक्शन में, ठीक है. चलिए, अब मैं स्लाइड शो ऑन करता हूँ, ठीक है. तो ये हमने देख लिया था, ठीक है. स्ट्रेन कर्व देख लिया था. स्ट्रेन कंक्रीट में कितना है अपर मोस्ट में, स्टील के लोकेशन में कितना स्ट्रेन है, स्टील के लोकेशन में कितना स्ट्रेस है, कंक्रीट में कितना स्ट्रेस है, अपर मोस्ट में कंक्रीट का एरिया कितना है, वो सब मैंने बता दिया है. अब वो देख भी लेते हैं, सेम चीज लिखी हुई है PPT में भी, ठीक है. चलिए, सबसे पहले हम स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. एजम्पशन 1 क्या था, द प्लेन विच इज प्लेन, द फाइबर्स विच आर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग. इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन जो है हमारा न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर होगा फाइबर उतना ही उसमें स्ट्रेन
ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ठीक है, तो 0.002 यहाँ तक और फिर 0.0035 सबसे ऊपर तक, ठीक है। तो ये x1 कितना होगा जहाँ तक 0.002 है, x2 कितना होगा जहाँ 0.0035 है, कहाँ से निकलेगा, आराम से आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से निकल जाएगा, ठीक है। उसी का रिजल्ट हम आगे जाकर यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको याद ही होगा 0.002 तक स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है आपका, पैराबोलिक, और फिर क्या हो जाता है, स्ट्रेट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वेरीज एज जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस, है ना। न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता है स्ट्रेन, क्यों, अगर बीम बेंड करेगा ऐसे बेंड करेगा, ठीक है, ऐसे बेंड हुआ, न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस में ना फाइबर बढ़ा ना कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेन कितना है, जीरो, और जितना ऊपर जाते रहोगे स्ट्रेन उतना ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। और कैसे बढ़ेगा, लीनियरली, ठीक है, लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है ना, लीनियरली बढ़ेगा स्ट्रेन, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेन बढ़ेगा लीनियरली, ठीक है ना। सिर्फ स्ट्रेन का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, स्ट्रेस का नहीं है, ठीक है ना। चलिए सेलियंट फीचर्स आपका, ये यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है वो सब मैं आपको बता दिया, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेन एंड न्यूट्रल एक्सिस जीरो, न्यूट्रल एक्सिस में स्ट्रेन जीरो है, ठीक है ना। मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेन, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेन की बात करते हैं हम यहाँ पे, अल्टीमेट, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हम मानते हैं कंक्रीट फेल हो चुका है, कंक्रीट में क्रैकिंग आना शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कितना आपका स्ट्रेन है, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेन कितना है कंक्रीट में, 0.0035, ठीक है। कंक्रीट में अल्टीमेट स्ट्रेन की बात करते हैं, स्टील में यील्ड स्ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्ट्रेन एट कांस्टेंट स्ट्रेस ऑफ 0.67 एफसी के, ठीक है। 0.67 एफसी का मतलब स्ट्रक्चर पे इतना स्ट्रेस आता है, वरना डिजाइन में तो हमारा 0.45 एफसी ही आता है, ठीक है ना। ठीक है, बस स्ट्रेन उतना ही मानते हैं 0.002, ठीक है ना। 0.002 आपका स्ट्रेन आता है उससे, ठीक है। स्ट्रेन डायग्राम विल बी लीनियर, हाँ बिल्कुल सही राजीव भैया, ये assumption बन के वजह से स्ट्रेन डायग्राम आपका लीनियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, कुछ और बता रहा हूँ ये, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेन इन स्टील करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेस एट फेलियर, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेन लिखा है पर वो यील्ड स्ट्रेन होता है, अल्टीमेट मतलब हम यहीं तक ले जा रहे हैं बस स्टील को, ठीक है, इतना तो हम डिफॉर्म कराएंगे स्टील को, ठीक है ना। उसके बाद आपका स्टील का डिफॉर्मेशन जो है कंसिडरेबल हो जाता है, फेल नहीं करता है वो, और डिफॉर्मेशन ज्यादा बढ़ जाता है, कैसे मैंने बताया था यील्ड प्लेट्यू के बारे में, ठीक है ना। तो एक करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस के बाद उसमें स्ट्रेन ज्यादा आने लग जाता है, ठीक है। तो इतना, तो 0.002 क्या है, 0.002 हमारा क्या था, ये हमारा प्रूफ स्ट्रेन था, और उसके बाद 0.87 F5/ES कैसे आया था, मैंने बताया था आपको कर्व से, ठीक है ना। तो ये आपका यील्ड स्ट्रेन, ये आपका यील्ड स्ट्रेन इन स्टील है, ठीक है ना, यील्ड स्ट्रेन इन स्टील, ठीक है। चलिए कितना होगा वो लिखा ही हुआ है डायग्राम में भी, और यहाँ भी लिखा हुआ है 0.87 F5/ES प्लस 0.002, ठीक है। आपको यहाँ समझ में आ ही रहा होगा बैलेंस सेक्शन कौन सा होगा, बैलेंस सेक्शन वही होगा जब कंक्रीट अपना 0.0035 स्ट्रेन और स्टील अपना 0.87 F5/ES प्लस 0.002 सेम टाइम पे अटेन करे, ठीक है। स्टील भी अपना यील्ड स्ट्रेन अटेन करे और कंक्रीट अपना अल्टीमेट स्ट्रेन अटेन करे सेम टाइम पे, तो क्या बोलेंगे हम, बैलेंस सेक्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे, बैलेंस सेक्शन, ठीक है। चलिए तो क्लियर करता हूँ सारी ड्राइंग, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया यहाँ पे स्ट्रेन कर्व, ठीक है। अब स्ट्रेस कर्व के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेस कर्व, ठीक है ना। तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस ये था, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस ये था, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन कर्व था, ठीक है। तो जहाँ तक 0.002 है वहां तक क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कितना था हमारा, 0.002 था हमारा, ठीक है, स्ट्रेन, और यहाँ पे कितना स्ट्रेन था हमारा, 0.0035, ठीक है। तो जहाँ तक 0.002 है वहां तक क्या रहेगा हमारा कर्व, पैराबोलिक, पी मतलब पैराबोलिक, ठीक है। और उसके ऊपर कितना हो जाएगा, स्ट्रेट, ठीक है। तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कितना होता है, मैंने बताया था आपको, किससे डिनोट करते हैं, एक्स यू से, किससे करते हैं, एक्स यू, ठीक है। तो जहां तक 0.002 स्ट्रेन तक पहुंचेगा वहां तक कितना होगा, 4/7 XU, ठीक है। और उसके ऊपर कितना होगा, 3/7 XU। कैसे होगा पता ही लगा सकते हो, जैसे आपका ये ट्राइंगल है ABCDE मान लो, ठीक है। तो ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD, ठीक है, इन दोनों में सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल लगाओगे तो 0.0035, ठीक है, अपॉन मान लो AC कितना होगा, XU, ठीक है, इज इक्वल टू 0.002
अपॉन ए बी, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका ए बी आएगा, आपका ए बी आएगा 4/7 x क्यू, ठीक है। ए बी आएगा 4/7 x क्यू, ठीक है। तो यही गिवन है यहाँ पे, और उसके ऊपर कितना होगा 3/7 x क्यू, ठीक है। और आपका ये इस पूरे का एरिया निकालोगे तो कितना आएगा 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू। और ये कहाँ पर काम करेगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, सेंट्रोइड कहाँ पर है, 0.42 x क्यू ऊपर से, ठीक है। तो 3/7 x क्यू करोगे तो ये आपका आएगा कुछ 0.428, ठीक है। उससे थोड़ा कम होता है, थोड़ा रेक्टेंगुलर पोर्शन में आपका सी जी लाई करता है, इसका इसके कंप्रेसिव फोर्स का सी जी 0.42 x क्यू ऊपर से लाई करता है, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। चलिए किसी का डाउट आया था, चलिए टेक्स्ट आने से पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं, किसका डाउट आया था भाई, बताओ कहाँ से डाउट आया था। हाँ, एजम्पशन का लास्ट पॉइंट रिपीट बिकॉज मेरा कनेक्शन कट गया था। एजम्पशन का लास्ट पॉइंट, एजम्पशन का लास्ट पॉइंट तो बहुत पीछे हो जाएगा यार। एजम्पशन का लास्ट पॉइंट क्या था, एक मिनट रुको यार। चलिए मैं आपके लिए एक मिनट, हाँ मैं देख लेता हूँ एजम्पशन का लास्ट पॉइंट क्या था। लास्ट पॉइंट है द मैक्सिमम स्ट्रेन, द मैक्सिमम strain in tensile reinforcement as a section in the section at failure shall not be less than Fy upon 1.15 PS plus 0.002। ये तो मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका है कि आपका, देखिए चलिए आपको मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो आपको लास्ट पॉइंट रिपीट करना था 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002, ये हमारा यील्ड स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट एजम्पशन है एलएसएम का, ठीक है ना। तो ये आपका यील्ड स्ट्रेन होता है इन स्टील, ठीक है। तो हम मानते हैं कि जब फेल होगा कंक्रीट आरसी सेक्शन, तो आपका स्टील में इससे कम स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टील में कम से कम इतना स्ट्रेन तो होना ही चाहिए, क्योंकि स्टील को लगा रहे हैं तो स्टील डिफॉर्म भी तो करे, स्टील यूज तो हो। तो हम चाहते हैं कि स्टील कम से कम इतना यूज हो जाए कि जब फेल करे सेक्शन तो स्टील में कम से कम 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES इतना स्ट्रेन तो हो, ठीक है। द स्ट्रेन इन स्टील शुड नॉट बी लेस देन दिस वैल्यू एट द फेलियर ऑफ द आरसीसी सेक्शन, ठीक है। यही आपका आखिरी एजम्पशन, ठीक है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है। अब देख लेते हैं कि यहाँ क्या बोलता है। इट हैज अ पैराबोलिक शेप फ्रॉम ए टू बी एंड देन लीनियर फ्रॉम बी टू सी अप टू द न्यूट्रल एक्सिस, लीनियर, ठीक है। ठीक है, ए से बी तक आपका अब अबव द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, देखिए स्ट्रेन न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होता है 0, तो अगर स्ट्रेन 0 है तो स्ट्रेस भी 0 होगा, ठीक है। स्ट्रेस एट 0.002 स्ट्रेन है आपका 0.45 एफसी के, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो 0.45 एफसी के रीच कर रहा है स्ट्रेस कंक्रीट में, इतना ही ऊपर तक भी हम मानते हैं कि इतना ही वो रीच किया है, ठीक है ना। तो 0.002 स्ट्रेन पे जो स्ट्रेस रीच हो जाता है, जो स्ट्रेस 0.002 स्ट्रेन पे आता है उसको हम मानते हैं डिजाइन स्ट्रेस। और कितना आता है यहाँ पर 0.45 एफसी, ठीक है, ठीक है। तो 0.002 स्ट्रेन पे जो स्ट्रेस आया है हमारा कंक्रीट पे वो है 0.45 एफसी पे, तो इसी को हम डिजाइन स्ट्रेस मानते हैं, ठीक है। 3/7 x क्यू 4/7 x क्यू कैसे आया मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रेन डायग्राम के बदौलत आया है, ठीक है। स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेस डायग्राम हमेशा कंजंक्शन में यूज होंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कैसे वैल्यूज आई है, ठीक है। चलिए ठीक है, 0.45 एफसी के डिजाइन वैल्यू है स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर 0.45 एफसी के, स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर दैट इज पॉइंट सी, यहाँ पे आपका 0.45 एफसी के स्ट्रेस है, ठीक है। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट इज टू बी क्रैक एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है ना। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सिर्फ और सिर्फ स्टील की बात करते हैं हम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्टील की बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे स्टील पे कितना स्ट्रेस हुआ 0.87 एफ, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0.45 एफसी के था आपका डिजाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट, वैसे आपका डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील कितना है 0.87 एफवाई, ठीक है। एएससी से क्यों मल्टीप्लाई किया है, टेंसाइल फोर्स के लिए, ये फोर्स है, ठीक है ना, ये आपका फोर्स है, ठीक है। तो स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। पर स्टील पे कितना डिजाइन स्ट्रेस है हमारा 0.87 एफवाई,
ठीक है। चलिए, तो 0.87 FI हमारा डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील है। ठीक है, ये तो आज पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, बस यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर से मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया था। ठीक है, चलिए अब स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर क्या क्या बताया था मैंने स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स। सबसे पहले तो बताया था कि आपका जो ये वाला पार्ट है ये क्या है 4/7 XU, और ये वाला पार्ट क्या है 3/7 XU। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेन कितना है 0.002, और यहाँ पे स्ट्रेन कितना है 0.0035। ठीक है, और इसकी जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कितना स्ट्रेस है आपका 0.45 FCK। ठीक है, और ये जो आपका ये कंप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, इसका एरिया कितना है आपका 0.36 FCK इंटू XU। ठीक है, हमें फोर्स चाहिए ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ से। विड्थ कितना है हमारा कंक्रीट का B। ठीक है, तो कंप्रेसिव फोर्स कितना हो गया 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। ठीक है, XU कितना, XU क्या है न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ। ठीक है, और B क्या है हमारा विड्थ ऑफ बीम। विड्थ ऑफ बीम याद ही होगा, हम डब्ल्यूएसएम में किया था, विड्थ ऑफ बीम गिवन जैसा था। ठीक है, वही वाला B है। ठीक है, FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 0.36 कैसे आया, जब आप इस एरिया इसका एरिया निकालोगे, ये पैराबोलिक है रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया अलग अलग से निकालना। ठीक है, तो आपका एरिया आएगा 0.36 FCK इंटू XU। ठीक है, और B से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, और ये कहाँ पर काम करता है आपका टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से 0.42 XU नीचे। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड है, इस फोर्स का सेंट्रॉइड कहाँ पर है 0.42 XU नीचे, कितना 0.42 XU नीचे। ठीक है, चलिए इसी से हमारा लीवर आर्म कितना इसी से आएगा हमारा। ठीक है ना, लीवर आर्म कितना है। ठीक है, कुछ लोगों को पता लग रहा होगा लीवर आर्म कितना होगा। ठीक है, बाकी हम समझेंगे अभी। ठीक है, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर की पेज नंबर 69 आपका आया 456, खोल के बैठो यार। ठीक है ना, इसी से डायग्राम आया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक और आपका जो कंक्रीट का फोर्स है उसका CG कहाँ पर है, टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से कितना नीचे है, सब कुछ आपका पेज नंबर 69 IS 456 में गिवन है। ठीक है ना, चलिए एक मिनट। हाँ, तो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेशन फोर्स फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन इज 0.42 XU। ठीक है ना, 0.42 XU। XU क्या है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, और आप कंप्रेशन फोर्स कितना नीचे काम करेगा टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से 0.42 XU से। ठीक है, ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ नहीं करना यार आपको, सिर्फ फोर्सेज इक्वेट कर दो 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। ये क्या है हमारा कंप्रेशन फोर्स, और टेंसाइल फोर्स क्या था, स्टील में स्ट्रेस कितना है 0.87 FI, और स्ट्रेस है तो फोर्स कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, तो हमारा XU आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, हमारे WSM में क्या बन रहा था न्यूट्रल एक्सिस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे फिर न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ आता था। ठीक है ना, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, लीनियर इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन ही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमारा XU डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.87 FI इंटू AST। ठीक है, अपॉन 0.36 FCK इंटू B। ठीक है, ये हमारा XU आ गया। ये फॉर्मूला याद कर लो, या फिर आपको अगर ये याद है सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसी पे हम जब लीवर आर्म ऐड कर देंगे तो हमारा मोमेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। ठीक है, जो बताई दिया मैंने आपको 0.36 FCK इंटू B इंटू XU कंप्रेशन फोर्स है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस एक्सिस विद द स्ट्रेसेस आर जीरो। स्ट्रेस जीरो क्यों है न्यूट्रल एक्सिस पे, क्योंकि स्ट्रेन जीरो होता है वहाँ पे। ठीक है, एंड सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। ठीक है, the depth of neutral axis for a singly reinforced beam। ठीक है, singly reinforced beam is calculated by equilibrium of tensile and compressive forces। ठीक है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। WSM में क्या था, in WSM we are equated the moment of areas of the equivalent concrete sections above and below NA about the neutral axis। ठीक है ना, वहां पर क्या था हमारा कंक्रीट का कुछ एरिया था ऊपर, और ये था हमारा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेक्शन था कंक्रीट का नीचे। ठीक है, कितना था ये M इंटू AST। ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस था ये। ठीक है, ये कंक्रीट का एरिया था, ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना था N। ठीक है ना, ये हमारा विड्थ था B, तो B इंटू N बाई 2। ठीक है,
इज इक्वल टू एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन। याद है WSM में ऐसे निकाला था हमने न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनी थी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, कंक्रीट के इक्विवेलेंट सेक्शन ऊपर और नीचे, उसका हमने क्या निकाला था, मोमेंट। क्या निकाला था, मोमेंट। मोमेंट निकाला था अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ऐसे निकाला था हमने, वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था, फिर एम निकालते थे, उसका हम थोड़ा लेंथी फॉर्मूला था, है ना, लेंथी तरीका था। बट यहाँ पर कुछ नहीं करते, हम सिर्फ कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स को इक्वेट करते हैं और हमारा x2 का वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर है, ये पढ़िए स्टेटमेंट, तब तक मैं देखता हूँ किसको डाउट आया तो उसको क्लियर करता हूँ डाउट। सर स्क्रीन लैग हो रही है, अरे वीरेंद्र मुझे बोल रहा है कि स्क्रीन लैग हो रही है। स्क्रीन लैग हो रही है क्या वीरेंद्र? अपना एक बार नेट कनेक्शन ठीक कर लेना। बाकी यार देखो 25 मिनट्स 50 सेकंड्स में आपको प्रॉब्लम आई है ये, ठीक है ना। जब वीडियो अपलोड होएगा यूट्यूब पे और गूगल क्लासरूम पे, तो देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है ना। मैं सारे सेशंस को कंबाइन करके एक वीडियो बना दूंगा, उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से देख लेना उसको, ठीक है। ठीक है, यार बी क्या है, डी क्या है, ए एस टी क्या है, एक्स क्यू क्या है, सी क्या है, टी क्या है, ये सब का नॉर्मल डेफिनेशन है। बी क्या है, बिट्स ऑफ सेक्शन। डी क्या इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बी। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, आपके कंक्रीट के टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से लेके स्टील के सेंटर तक, स्टील के सेंटर तक क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है। ए एस टी इज एरिया ऑफ स्टील, एक्स क्यू इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सी इज टोटल कंप्रेशन फोर्स एंड टी इज टोटल टेंशन फोर्स, ठीक है। मैंने बता ही दिया आपको ये सब, ठीक है, लिख लिख के बताया मैंने आपको, बस वो चीज़ अभी लिखी हुई आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। टोटल टेंशन कितना होगा, 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी, कहाँ पे लगेगा, टी, इफेक्टिव डेप्थ डी फ्रॉम द टॉप, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ ये हो गया, ठीक है ना। तो आपका जो ये स्टील के एरिया पे जो कॉन्क्रीट फुट्स है, ये मान लिया आपका टॉप है बीम का, तो यहाँ से कितना, एक सेकंड में सीधा करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना डेप्थ है ये बीम का, डी, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स कितना नीचे है ऊपर से, 0.42 एक्स क्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डी माइनस 0.42 एक्स क्यू, डी माइनस एन बाई 3, ये था हमारा डिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन फोर्स टू टेंशन फोर्स इन WSM। याद होगा ना आपको, डी माइनस एन बाई 3 हमारा वहाँ पे लीवर आर्म था, ठीक है। वहां पर हमारा कॉन्क्रीट फोर्स N/3 ऊपर से काम कर रहा था, यहाँ पे कॉन्क्रीट फोर्स कितने पे काम कर रहा है, 0.42 एक्स क्यू। तो लीवर आर्म कितना हो गया, डी माइनस 0.42 एक्स क्यू, डी माइनस 0.42 एक्स क्यू क्या हो गया हमारा, लीवर आर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आ ही रहा होगा, फोर्स पता है हमें, ठीक है। उसके बस लीवर आर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए न्यूट्रल एक्सिस के साथ साथ मैंने मोमेंट रेसिस्टेंस भी निपटा दिया आपका। बाकी निपटाया नहीं है, मतलब आगे जाके समझाऊंगा मैं, तो मोटा मोटा मैंने ओवरव्यू हिंट दे दिया है कैसे मोमेंट रेसिस्टेंस निकलेगा हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स क्यू क्रिटिकल या एक्चुअल कौन सा एन है वो, ये क्रिटिकल है। एक्स क्यू मैक्स हमारा क्रिटिकल होता है वैसे, ठीक है। क्लास कम खत्म होगी सर, अच्छा कोई क्लास है क्या आपकी नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ, अरे हाँ यार क्लास है आपकी नेक्स्ट ना, एक मिनट, बस 5 मिनट खत्म करते हैं, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस की तक पढ़ते हैं आज यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस तक का हमने मेरे ख्याल से पढ़ लिया है, ठीक है। तो मैंने बता तो दिया फॉर्मूला आपको, बस देख लेते हैं पीपीटी में क्या क्या लिखा है, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए, टोटल टेंशन कैसा है, 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी पता है हमें, और टोटल कंप्रेशन कितना है, 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू, बताया था मैंने कि आपका कंक्रीट का जो एरिया, कंक्रीट का जो कंप्रेशन डायग्राम है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, उसका एरिया कितना है, 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू, और बीम के बिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, ठीक है ना। एंड वेयर डज इट वर्क, इट वर्क्स एट 0.42 एक्स यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंक्रीट बीम, ठीक है। चलिए तो बस इसको, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो बस न्यूट्रल एक्सिस का हम, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस टोटल टेंशन इज इक्वल टू टोटल कंप्रेशन, ठीक है ना। ये मैंने आपको इक्वेशन पहले भी लिख के बताई है, ठीक है ना, ये इक्वेशन, ठीक है। इससे हमारा एक्स क्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा हमारा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी, ठीक है। ये हमारा एक्स क्यू का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखा होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा एक्स क्यू का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। बाकी अब आपके IS कोड में भी एक सेम टू सेम फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, उसमें एक्स क्यू बाई डी है वो, ठीक है ना। पेज 96 ऑफ IS कोड, ठीक है। चलिए तो हम क्लास खत्म करते हैं अभी, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के फॉर्मूले तक पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। इसमें बस आपका
लीवर आपको मल्टीप्लाई करना है और मोमेंट और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस जब तक हमने बात कर ली है यार, ठीक है, कल हम बात करेंगे मोमेंट और रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसको रिवाइज करूंगा, आपके डाउट्स की बात करेंगे, फिर वेडनेसडे को हम क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास एंड होती है। ओके, चलो ओके, बाय बाय।